नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कपास को नगदी फसल के रूप में जाना जाता है और अगर कपास के अंदर इल्ली लग जाए तो भाई एक छोटी सी इल्ली हमारे पूरे के पूरे खेत की फसल को नष्ट कर सकती है। और अब जबकि गुलाबी इल्ली का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है तो वो बहुत ही भयावह स्थिति है। तो क्यों ना इसी विषय की जानकारी ले ली जाए आज के अंक में कि कपास में गुलाबी इल्ली का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ, जो कि हैं श्री सतीश परसाई जी। ये वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय खंडवा से। नमस्कार सर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कपास मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर लगाया जा सकता है। कपास जिसे किसान भाई सफेद सोने के नाम से भी जानते हैं, मध्य प्रदेश में 9 जिलों में लगाया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से निमाड़ अंचल के जिले ही शामिल हैं, जिनमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर हैं और छिंदवाड़ा एक और जिला है नौवा, जहां कपास हमारे किसान भाई लगाते हैं। अच्छा जी जी। अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि आजकल गुलाबी इल्ली का हल्ला बहुत ज्यादा, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुलाबी इल्ली का बहुत हल्ला है और इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। अभी पिछले दिनों में लगभग 100 के आसपास खेत खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर 4 जिलों में मैंने सर्वेक्षण स्वयं ने किया है और वहाँ जाकर के मैंने इसका प्रकोप देखा है। तो ये प्रकोप का जो प्रतिशत है वो 35% से लेकर के और 90% तक उनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है और औसतन यदि हम देखते हैं तो 55% हानि कपास में इस गुलाबी इल्ली के कारण हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में किसान भाइयों ने कृषि मंत्रालय में भी पिछले दिनों पहुंच की थी कि इस समस्या का निजात दिलाएं हमें शीघ्र ही। तो उसी संदर्भ में मुझे भी लगातार किसानों से संपर्क हो रहे हैं। जी, आई कहाँ से? हाँ, जहाँ तक इसके आने का प्रश्न है, वैसे किसान भाई सभी जानते हैं कि ये बीटी कपास जब से आया था तब से इल्लियों की समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन गुलाबी इल्ली की समस्या ये सतत तीसरा वर्ष है जब मध्य प्रदेश में बहुतायत में दिखाई दे रही है और उसकी कारण या इसके आगमन का इतना तीव्र प्रकोप, उसका जो मुख्य कारण है वो किसान स्वयं है। किसानों की गलतियों के फलस्वरूप ही ये कीड़ा किसानों के खेतों में पुनः आया है। नहीं तो गुलाबी इल्ली 2002 के बाद से ये इल्ली आना बंद हो गई थी बीटी कपास के आगमन के बाद। लेकिन अभी किसान भाइयों ने एक जो महत्वपूर्ण गलती किसान भाइयों ने की बीटी कपास के आगमन के साथ ही, कि उसमें एक छोटा पैकेट आता था बीटी कपास के साथ नॉन बीटी कपास का, जिसे हम चारों ओर बागड़ के रूप में लगाने की अपेक्षा करते थे किसान भाइयों से कि 20% रकबा उसका बागड़ के रूप में लगाएं। तो किसान भाइयों ने वो अभी तक उसका परिपालन नहीं किया है जी। और वो जो एक छोटी सी भूल है वो नुकसान, वो भूल नहीं, और भी कुछ भूलें हैं जिनका मैं ध्यान यहाँ दिलाऊंगा किसान भाइयों को। तो पहली महत्वपूर्ण भूल तो ये है कि उन्होंने नॉन बीटी कपास नहीं लगाया। उनके मन में ये भ्रांति थी कि नॉन बीटी में इल्ली आएगी तो उससे बीटी में आ जाएगी, या वो देर से खिलता है तो चुनाई में दिक्कत आती है। तो तरह तरह की भ्रांतियाँ थी, जबकि वो जो नॉन बीटी का बीज दिया है वो इस कहावत पे उसकी व्यवस्था हम वैज्ञानिकों ने बनाई है कि जियो और जीने दो। यानी जो आपका इल्ली है उसको भी पलने बढ़ने का पूरा अधिकार है और उसको भी मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए नॉन बीटी कपास का बीज वहाँ दे रहे हैं और उसको लगाने की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन किसानों ने जब लगातार उसकी उपेक्षा की तो धीरे धीरे इस इल्ली में प्रतिरोधकता विकसित हो गई। हाँ, क्या था कि इल्ली प्रकृति में रही,
उसको खाने के लिए केवल बीटी का पौधा मिलता रहा, बीटी पे डंक मारती रही, मरती रही, लेकिन एक इल्ली ऐसी पैदा हो गई जो उसको पचा ले गई। तो अब 1 से 50 हुई, 50 से 5,000 हुई, फिर आज करोड़ों की संख्या में आ गई है प्रगुणित होकर के। तो ये भयावह स्थिति। तो पहली त्रुटि तो किसान भाइयों ने ये की। दूसरा कारण ये रहा कि पहले बीटी कपास की बहुत एक आध 100 किस्में थी उपलब्ध, अब 1000 से ऊपर किस्में हैं। और उनमें भी ये चीज़ है कि कुछ अल्प अवधि में पकने वाली हैं, कुछ मध्यम अवधि में पकने वाली हैं और कुछ देर से पकने वाली। तो अलग अलग समय उनमें फलन होता है। हाँ, और ये कीड़ा मैं किसान भाइयों से जानते भी हैं कि ये फलन पर ही दिखता है, तो उसको हर समय फलन वाले हिस्से उपलब्ध हैं खाने के लिए। जो अल्प अवधि में जो पक रही है वो जल्दी फल आ गए हैं, मध्यम में है उसमें बीच में आए हैं, और जो देर से पक रही है उनमें बाद में आ रहे हैं। और तीसरी त्रुटि हमारे किसान भाइयों ने जो की है वो ये की है कि आपका मई से ही कपास लगने लगता है। जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहाँ अक्षय तृतीया में हमारे किसान मुहूर्त कर लेते हैं, और मुहूर्त कराने के बाद आपका बीटी कपास लगा देते हैं। और मई से लेकर के हमारा कपास जुलाई के पहले सप्ताह तक लगता है, वर्षा आधारित। और ये कपास भी किसान अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक अलग अलग समय में हटाता है खेत से। हाँ, तो कुल मिलाकर के आप देखिए, मई में कपास लग गया और मार्च तक बना रहा, तो केवल 1 महीना बचता है शेष जहाँ कपास का पौधा खेत में नहीं है, अप्रैल का महीना। लेकिन शेष वर्ष पूरे भर को खाने की जो व्यवस्था है वो लगातार बनी। कीट को खाने की उपलब्ध है पकवान, तो निश्चित रूप से कीट की समस्या बढ़ेगी। तो ये 3-4 कारण हैं जो मुख्य रूप से इसकी भयावह समस्या या विकराल समस्या का कारण बन रहे हैं। जी सर, किसान भाई ये जानना चाहे कि हम पहचान करें तो वो किस प्रकार से? पहचान बड़ी सरल है। पहचान, चूंकि नाम इसका गुलाबी इल्ली है, तो गुलाबी इल्ली से ही स्पष्ट है कि ये गुलाबी रंग की होती है इसकी इल्ली, और इसका वयस्क जो होता है वो स्लेटी भूरे रंग का होता है। तो ये तो इसकी पहचान है। हाँ, इसके बाद किसान भाइयों को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा इसके नुकसान पर। हानि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक छिपा हुआ शत्रु है। मैं हानि के तो कुछ नमूने भी यहाँ लेकर के आया हूँ, फूल भी हैं और घेंटे भी हैं, तो वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये किसान भाई देख रहे हैं कि जैसे ये घेटा तो बिल्कुल स्वस्थ घेटा दिखाई दे रहा है। इसमें किसी प्रकार से कोई कीट व्याधि का प्रकोप नहीं दिख रहा है, लेकिन ये घेटा जो है इस प्रकार से प्रभावित है, और पूरा का पूरा घेटा जो है ये इल्ली द्वारा चौपट कर दिया है। ये देखिए, और भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये घेटा भी इस प्रकार से किसान भाई यदि देखेंगे तो ये घेटा भी पूरा नष्ट कर दिया गया है। तो इसकी एक और विशेष बात मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि ये जब असल में क्या होता है कि इसकी जो वयस्क है वो इस घेंटे पर या ये इस फूलों पर अंडे देती है। तो ये फूल भी जो हैं खराब हो जाते हैं और गिर जाते हैं, और आरंभिक अवस्था में घेंटे भी जो है वो गिर जाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छिपा हुआ शत्रु है, यानी ये दिखाई नहीं देता है। पंखी ने अंडा दिया इस पर, फल पर, और अंडे से निकलने के बाद इल्ली अंदर प्रवेश कर गई है और अंदर ही अंदर रह करके वो घेटे को, उसमें जो रेशे बन रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा रही। इस कारण किसान को समझ में नहीं आता है, और ये समझ में तब आता है जब ये घेटे फफूंद या जीवाणु के संक्रमण के कारण सड़ करके गिरते हैं, या ये घेटे फूटते हैं। तब किसान भाई समझता है कि इस प्रकार का इल्ली का प्रकोप है। लेकिन तब तक इस इल्ली का प्रकोप कहीं समझ में नहीं आता, स्वस्थ हरे भरे घेटे दिखाई देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उनके बीच में वो है कमी इसकी, जो किसान नहीं जान पाते। जी किसान भाई, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
किसान भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कपास की खेती में गुलाबी इल्ली नुकसान पहुंचाती है। तो चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात बताइए कि जो ये इल्ली है, ये नुकसान किस हद तक और कितना पहुंचाती है? जैसा मैंने बताया ही है कि 35% से 90% तक नुकसान अभी 4 जिलों जहां मैंने भ्रमण किया है, सघन भ्रमण, वहां है। तो इस हद तक जा सकता है। और गत वर्षों में, पिछले 2 वर्षों से मैं किसान भाइयों से बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है प्रकोप के दृष्टिकोण से। हाँ, 9 राज्य हैं जहाँ पे कपास लगाते हैं। उसमें कुछ दक्षिण के हैं, कुछ उत्तर भारत के हैं और कुछ मध्य भारत के हैं जहाँ कपास लगाते हैं। तो हम उसमें टॉप हैं, यानी सबसे ज़्यादा प्रकोप हमारे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और तकरीबन औसतन पिछले 2 वर्षों से 50% हानि इस केवल एक इल्ली के कारण हो रही है। तो क्या किसान भाई इसको पहले से जो प्रिकॉशन से वो नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। पहली चीज़ तो जो मैंने बताई थी कि नॉन बीटी नहीं लगा रहे हैं, तो उसका निदान तो हम वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया। अच्छा। उसका निदान ऐसे ढूंढा है कि किसान भाइयों के लिए अब जो पैकेट आता है उसमें नॉन बीटी का बीज मिला हुआ आता है और वो भेद नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है कि वो लगाना है। तो वो व्यवस्था तो हमने बदल दी है वैज्ञानिकों ने। लेकिन इसमें किसान को सतर्कता रखना है। जैसे ही इसके फूल बनना आरंभ होते हैं, कलियां लगना, और उस समय किसान भाइयों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि उस समय किसान भाई खेत में फिरमोन प्रपंच लगाएं और प्रकाश प्रपंच लगाएं। अब फिरमोन प्रपंच क्या फायदा करेंगे किसान भाइयों को कि नर पंखी जो है इसकी आकर्षित होगी, उस प्रपंच में फंस जाएगी और उस नर पंखी के फंसने के कारण हमारी आगे वाली जो संतति है वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, आ नहीं पाएगी। एक फायदा। और दूसरा फायदा ये है कि किसान को जानकारी लगेगी कि इस कीट का प्रकोप अब शुरू हुआ है, अब ये तीव्रतम है, अब ये कम हुआ है, या कोई कीटनाशक दवाई उपयोग करेगा तो उसका कितना प्रभाव रहा। यानी कीटनाशक यदि वास्तव में प्रभावी रहा है तो पंखियां आना कम हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। तो ये सारी बातें इस प्रपंच के माध्यम से मिल सकती हैं। तो ये प्रपंच वो जैसे ही फलन इनका शुरू हो, कलियां और फूल लगना शुरू होते हैं, तब ये स्थापित कर दे। या प्रकाश प्रपंच भी लगा सकता है जिसमें लाइट की ओर कीड़े आकर्षित होते हैं तो इसकी पंखी आकर्षित होगी। ये जो फिरमोन प्रपंच है, दरअसल में इसमें जो मादा प्राकृतिक रूप से जो हार्मोन स्रावित करती है अपने नर को आकर्षित करने के लिए, हाँ, संयुग्मन करने के लिए, तो वो खुशबू हमने कृत्रिम रूप से डाली है और उस खुशबू के भ्रम में ये नर पंखियां इसमें आती हैं और फिर फंसती हैं। तो ये करने की आवश्यकता है। 1 एकड़ के पीछे केवल 4 हम अपेक्षा करते हैं और बहुत ही कम कीमत है, यानी 50 रुपए में ये साधन मिल जाता है। तो फिर बहुत ही अच्छा हाँ, तो इतना कम खर्च करके किसान इसको जुटाए और इसको ही लगाना है शुरू में केवल। हम शुरू में कीटनाशक की अनुशंसा नहीं करते हैं और इसको हम तब तक लगा करके रखेंगे जब तक ये औसत रूप से 8 या 8 से अधिक पंखी प्रति रात नहीं आ रही। यानी किसान को ये प्रपंच लगाने के बाद इसको वैसे ही नहीं छोड़ना है, उसको प्रतिदिन जो पंखियां रात में इकट्ठी हो रही हैं उनको सुबह इकट्ठा करना है, निकालना है, उनकी गिनती करना है, उसके आंकड़े रजिस्टर में या डायरी में नोट करना है। हाँ, और प्रत्येक दिन जो पंखियां इकट्ठी हो रही है उनको नष्ट करके मारना भी, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार किसान सोचते हैं कि पॉलिथीन खोल दो और उड़ा दो, गिनगिनाने की भी जरूरत नहीं, तो वो तो आपने कोई फायदा नहीं किया, फिर से वो चली गई प्रकृति में, तो उनको मारना, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये जो 8 की संख्या है औसत, ये 3 रात तक लगातार देखना है। हाँ, हो सकता है मान लीजिए किसान ने 10 एकड़ में कपास लगा रखा है तो उसको 40 ऐसे प्रपंच लगा रखे हैं। अब 40 में हम 8 के हिसाब से देखेंगे तो 320 या 320 से अधिक संख्या आना चाहिए। अब हो सकता है किसी में 8 की जगह 5 ही हों, किसी में 7 हों, लेकिन कहीं 15 है, तो औसत जो आंकड़ा है वो 8 या 8 से अधिक आ रहा है। तब भी हमें दवा का निर्णय नहीं लेना है। उसकी एक पुष्टि और है, उसकी ये पुष्टि है कि ऐसे
बिना किसी भेदभाव के 20 या 50 जितने भी घंटे संभव हों वो निकालना है और उनको खोल के देखना। उनमें यदि 10% प्रकोप है, यानी 20 में से 2 घंटे या 2 से ज़्यादा प्रकोपित हैं, तब दवा का उपयोग करना। उसके पहले दवा की जरूरत नहीं। और टी आकार की खूंटी हम लगातार कहते हैं। ट्राइकोगामा नामक परजीवी भी हम फलन जब शुरू होता है तब लगाने की अनुशंसा करते हैं इसके लिए। तो ये तो बिना रसायनों के उपाय हैं। अब रसायनों की बात आती है, तो रसायनों के संबंध में मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जब 8 पंखियाँ लगातार 3 रात तक मिलती हैं और हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि इस कीट का 10% प्रकोप है, तो उस समय हमें दवाओं के उपयोग करने की आवश्यकता है। और आरंभ में मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि वे कम विषैले और कम बजट वाले, कम कीमत वाले वो कीटनाशक ही उपयोग करें। उनकी अनुशंसा ही मैं अपनी तरफ से करूँगा। इनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, थाइडियोकार्ब है, क्यूनलफास है, क्लोरपाइरिफास है या प्रोफेनोफा। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि हमारा समय पूर्ण हो चुका है। आप आए हमारे स्टूडियो में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब आपके लिए है खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। हवाई परिवहन से कृषि उत्पाद के नए रास्ते खुलेंगे। मध्य प्रदेश में 12 लाख हेक्टेयर में हुई बुआई। कृषि में ड्रोन की उपयोगिता। औषधीय फसल अफीम। झुलसा रोग से बचाएं आलू। चलिए अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गत दिनों कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ किया। कृषि उड़ान 2.0 का उद्देश्य कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने और विभिन्न गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में योगदान देना है। इस योजना में हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। श्री सिंधिया ने कहा कि कृषि उड़ान 2.0 नीति निर्माण के प्रति सरकार के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। यह योजना कृषि क्षेत्र के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगी और कृषि उपज की आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक और उसके परिवहन में आने वाली बाधाओं को दूर करके किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। भारत के आर्थिक रोडमैप कृषि और विमानन के बीच सहभागिता को सुगम बनाने के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम A to A कृषि से विमानन के मॉडल को अपनाकर अन्नदाता को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में 12 लाख हेक्टेयर में हुई बुआई। तो अब बुआई के बारे में हम बात करेंगे। चालू रबी सीजन में फसलों की बुआई ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। इस वर्ष राज्य में गेहूं का रकबा कम कर दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में 12.71 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 160,33,000 हेक्टेयर है। इस वर्ष 138,89,000 हेक्टेयर में रबी फसलें ली जाएंगी। कृषि विभाग के मुताबिक अब तक 12.71 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 1.68 लाख हेक्टेयर में हुई है। दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 4.02 लाख हेक्टेयर में हो गई है। अन्य फसलों में अब तक मटर 49,000 हेक्टेयर में, इसके अलावा मसूर 1.3 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोनी 4.98 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि इस वर्ष 8.63 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया। वहीं अलसी की बोनी 34,000 हेक्टेयर में हुई है। इस वर्ष गन्ना 1.44 लाख हेक्टेयर में लिया जाएगा। चलिए अब बात करेंगे कृषि में ड्रोन की उपयोगिता के बारे में। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने गत दिनों जबलपुर के ग्राम लालपुर में फसल पर ड्रोन से नैनो तरल यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन देखा। नैनो तरल यूरिया के ड्रोन से छिड़काव का प्रदर्शन इफ्को द्वारा किया गया। प्रदर्शन के दौरान श्री कमल पटेल के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री श्री JP दलाल भी मौजूद थे। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी, खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। किसान खुद या उसके परिवार का युवा सदस्य दूसरों के खेतों में दवाओं और उर्वरक का छिड़काव कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है।
श्री कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने शासन इसे कृषि यंत्र की श्रेणी में शामिल करने पर जोर दे रहा है, जिससे किसानों को ड्रोन क्रय करने के लिए कृषि और अनुदान का लाभ भी मिल सके। श्री पटेल ने ड्रोन के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जताई है। चलिए अब बात करेंगे औषधीय फसल अफीम के बारे में। अफीम एक व्यावसायिक महत्व की औषधीय फसल है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अफीम की खेती 1300 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है। अफीम पट्टे लाइसेंस वाली है। इस फसल का कारण भारत सरकार द्वारा समय समय पर मांग एवं आपूर्ति के अनुसार अफीम के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाता है। इसे लगाने के पहले शासन से विधिवत अनुमति लेनी होती है। अफीम की फसल को समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 20 से 25 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी जवाहर अफीम 16, जवाहर अफीम 539 एवं जवाहर अफीम 540 आदि मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित किस्में हैं। इसकी बोनी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में नवंबर तक कर सकते हैं। अफीम की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर खाद एवं उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का उपयोग करें। इस हेतु वर्षा ऋतु में खेत में लोबिया अथवा सनई की हरी खाद बोनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यूरिया 38 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना चाहिए। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। इसके बाद 7 से 10 दिन की अवस्था पर अच्छे अंकुरण हेतु इसके बाद 12 से 15 दिन के अंतराल पर मिट्टी तथा मौसम की दशा अनुसार सिंचाई करते रहें। कली पुष्प डोडा एवं चीरा लगाने के 3 से 7 दिन पहले सिंचाई देना आवश्यक होता है। भारी भूमि में चीरे के बाद सिंचाई ना करें एवं हल्की भूमि में 2 या 3 चीरे के बाद सिंचाई करें। चलिए अब बात करेंगे झुलसा रोग से आलू को बचाने के बारे में। आलू फसल में कंद बनने के पहले बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद ही अगेती झुलसा रोग आता है, जिसके कारण पत्तियों पर काले गोल धब्बे बन जाते हैं, जो बढ़कर पत्तियों की भोजन संचार व्यवस्था में बाधा डालते हैं और आलू के कंदों के विकास में कमी लाकर उत्पादन प्रभावित करते हैं। आलू पर दिसंबर जनवरी के आसपास कम तापमान और भारी नमी के कारण पिछेती झुलसा भी पत्तियों पर आता है, जो अधिक हानिकारक होता है। एक रात में फसल चौपट करने की क्षमता रखता है। अगेती झुलसा की रोकथाम के लिए मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिनों के अंतर से 2 से 3 बार छिड़काव करें। ताम्रयुक्त फफूंदीनाशी डाइफोलेटान अथवा बोर्डो मिश्रण ताज़ा बनाकर 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के भीतर करना चाहिए। साथ ही सिंचाई नियंत्रित करें। फिलहाल किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का अंक। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।